Hello students, welcome to the Chemistry classes. Today I am going to discuss isomerism in coordination complexes. तो देखिए इस चैप्टर को या इस टॉपिक को हम कई पार्ट्स में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म का बेसिक जान लेते हैं, देन उसके बाद में उनके क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे और उनमें एक एक करके हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही कुछ बेसिक्स मौजूद है, तो उसको हम पहले जानेंगे, देन उसके बाद में इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले आइसोमेरिज्म, जैसे कि आपने जिन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखा है उनको आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पता होगा कि ऐसे दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होते हैं बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंटली अरेंज होते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट्स ऑफ एटम आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स आपके वो कंपाउंड हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो सेम होते हैं बट उनमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए बेसिक है अगर जिन लोगों ने पढ़ रखा है पहले से। अब देखिए क्वेश्चन है, ये जो आपका आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है इस पर एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। इसमें हमने यहाँ पे नोट में मेंशन किया है, पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या है कि आइसोमर्स जो होते हैं वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट शो करते हैं। तो उसका रीजन भी आप जान लीजिए। जो आपके आइसोमर हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर जो एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, या तो एटम्स होंगे या फिर ग्रुप्स होंगे, तो उनमें उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम कह सकते हैं आइसोमर्स आर डिफर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम। एक नंबर का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, असर्शन रीजन टाइप में, या फिर आपके जो वन वर्ड वाले होते हैं उसमें आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता था। अब हम आगे बढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म की जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या है, देखिए आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम उन आइसोमेरिज्म का डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं जिनमें जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके अराउंड जो आपका लिगैंड है, एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, जो भी है उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता हो, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसमें हम उन आइसोमेरिज्म की चर्चा करेंगे, या यहाँ पर हम वो स्टडी करेंगे जिसमें या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके अराउंड जो एटम्स हैं, जो लिगैंड्स हैं, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। और इसमें फर्दर अगर हम क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, सेकेंड आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, थर्ड आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, एंड फोर्थ आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म है। तो ये आपके 4 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स हैं जो आपको 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करने हैं। उसके बाद जो दूसरा है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो आपके आइसोमेरिज्म हैं, एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, दूसरा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो अभी आपने जो ये इतना देखा है इसमें क्लासिफिकेशन था और कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म था, इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए। और अभी हम एक एक करके स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो भी क्लासेस हैं इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे फर्स्ट आपका जो क्लास है वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का है। तो देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो आयोनाइजेशन वर्ड है इसी में इसका पूरा मीन जो है छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में ऐसे कंपाउंड, ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आपके कंसीडर किए जाते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम हो बट उनको जब आप किसी वाटर में डिसॉल्व करें या उनका सोल्यूशन जब बनाते हैं तो वो सोल्यूशन में डिफरेंट आयन फॉर्म करते हो। जैसे आपका यहाँ पर ये है कंपाउंड, ठीक है, और ये कंपाउंड है, इन दोनों को हम आयनिक फॉर्म में भी मेंशन करेंगे तो देखेंगे कि दोनों आपके डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो या डिफाइन करना हो तो आप इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं, द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
बट विथ डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन, जो कि अभी हम बता भी रहे थे, आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉरी आयोनाइजेशन आइसोमर्स, एंड सच फिनोमिना इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो जो कि आपका यहाँ पर जो वर्ड है आयोनाइजेशन, इसी में पूरा इसका डेफिनेशन इंक्लूड है या फिर छिपा हुआ है। इसको आप अगर समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा इसको लिखना। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसकी वजह से जो फिनोमिना ये क्रिएट हो रहा है उसे हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो देखिए पहला जो आपका कंपाउंड है पेंटाएमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम है। मैंने IUPAC आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं वॉच किया है प्लीज उसको वॉच करें। अब देखिए इसको हम जब आयनिक फॉर्म में ले जाएंगे, इसको जब आयोनाइज करेंगे तो देखिए कौन कौन से आयंस देगा। एक तो मैंने आपको आयनिक कॉन्सेप्ट बताया था जब वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटिटी है इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक कंप्लीट आयन बनकर बाहर जाता है और उसके बाहर जो आयनिक स्फीयर है वो आयंस आपके काउंटर आयन होते हैं, तो उनको हम अलग मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंटिटी है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये पूरा एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। इसके अंदर का कुछ भी पार्ट आयोनाइज नहीं होना है, पूरा ये आपका एक आयन बन के बाहर जाएगा। तो पहले जो स्क्वायर एंटिटी है इसको हम मेंशन कर लेते हैं, कोबाल्ट ब्रोमीन, उसके बाद में है NH3O5 एंटिटी क्लोज्ड, एंड देन आपका है SO4। आपको पता है कि सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, ठीक है, सभी को पता होगा। सल्फेट पर -2 चार्जेस होते हैं, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो यहां पर इसी के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज आएंगे। यहां पर अगर 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो यहां पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका आयनाइजेशन होता है। अब अगर हम इसका आयनाइजेशन देखें, सेकेंड कंपाउंड आपका हमने एग्जांपल में लिया है पेंटाएमीन सल्फेट कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, ठीक है। इसका आयनाइजेशन करेंगे तो इसका आयनाइजेशन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले यहां भी हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी को मेंशन कर लेते हैं, SO4 NH3O5 एंटिटी क्लोज्ड प्लस Br-, ठीक है। ब्रोमाइड आयन जो होता है उस पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसी का अपोजिट चार्ज इस पर आएगा तो यहां हो जाएगा +1 चार्ज। आइए अब देखते हैं इसमें कैसे आयनाइजेशन आइसोमर हैं दोनों कंपाउंड। और एक चीज मैं और भी आपको क्लियर कर दूं, ये जो आपका ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, वो वहीं आप यूज करिएगा जहां आपका जो लिगैंड है उसमें ग्रुप ऑफ एटम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर सल्फेट में सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। अभी यहाँ पर जो ब्रोमीन था ये भी लिगैंड ही था, इस पर हम इसको ब्रैकेट नहीं यूज किया, क्यों? क्योंकि ये आपका सिंगल एटम था। यहाँ पर हमने यूज किया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं, या फिर ये जो लिगैंड है ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, वापस लौटते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए ये जो कंपाउंड है आपके, इसमें एक तो ये आपका आयन बन रहा है, इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे, ठीक है। कॉमनली इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बने बोलेंगे। और ये जो है आपका, ये क्या है? सल्फेट आयन है, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका कंपाउंड था इसने सल्फेट आयन दिया है, और ये जो आपका कंपाउंड है इसने भी कॉम्प्लेक्स आयन दिया है। हालांकि ये आपका और ये दोनों डिफरेंट हैं, और इसने साथ में ब्रोमाइड आयन दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए दोनों का आयनाइजेशन जो हुआ है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस क्रिएट हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आयन दोनों बने हुए हैं ये भी आपके डिफरेंट हैं, और जो आपका सल्फेट है वो ब्रोमाइड से डिफरेंट है। तो ये जो दोनों आपके कंपाउंड हैं इनको हम कॉमनली या ग्रुप में एक साथ में बोल सकते हैं कि ये दोनों आपके आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। और अभी नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म है आपका उसको भी हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब हम जानेंगे जो सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। इसका एक दूसरा नाम भी है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है।
तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पूछा जाए या फिर आपसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पूछा जाए, दोनों में ही आपको सेम डेफिनेशन देना है, सेम कॉन्सेप्ट देना है। अब देखिए जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है इसमें कॉम्प्लेक्सेस कैसे कैसे कंसीडर किए जाते हैं, इसमें वही आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कंसीडर किए जाते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एटलीस्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, और किसी में वाटर मॉलिक्यूल एज लिगैंड हो और किसी में एज मॉलिक्यूल हो या फिर एज हाइड्रेट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो या फिर एज लिगैंड और एज फ्री मॉलिक्यूल दोनों हो, ठीक है। तो जैसे आपका ये कंपाउंड है, पहला कंपाउंड है क्रोमियम H2O6Cl3, ठीक है। इसमें देख सकते हैं इसमें H2O जो है आपका वो एज लिगैंड इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर H2O नहीं है, जितने भी H2O हैं 6 H2O हैं वो सारे के सारे अंदर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एज लिगैंड है, ठीक है, यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। कंपाउंड बी में आप देखेंगे यहाँ पर 5 H2O है और एक आपका H2O बाहर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो H2O आपका अंदर है ये आपका एज लिगैंड है, यानी कि ये जो कंपाउंड है इसमें कह सकते हैं कि 5 H2O मॉलिक्यूल्स एज लिगैंड है इसमें, ठीक है, और जो 1 वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, फ्री हाइड्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरह के वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर केवल एक ही है। अब यहाँ पर आप आइए देखिए, यहाँ पर ये जो 4 H2O आप देख रहे हैं कंपाउंड सी में 4 वाटर मॉलिक्यूल ये आपके एज लिगैंड हैं और जो आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं ये आपके फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या फ्री हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब तीनों कंपाउंड्स को आप कंपेयर करिए, देखिए इसमें जो H2O का जो काइंड है वो चेंज है। ऊपर जो आपका कंपाउंड दिया है इसमें सारे H2O आपके एज लिगैंड हैं, इसमें 5 H2O एज लिगैंड हैं एंड आपका जो एक H2O है वो फ्री वाटर मॉलिक्यूल की तरह है। सी कंपाउंड में 4 H2O मॉलिक्यूल्स आपके एज लिगैंड हैं एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल आपके फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर इसको जो हमने डिफाइन किया है ऊपर बिल्कुल इसी के बेस पर किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमने मेंशन किया है, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगैंड एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या तो वो एज लिगैंड हो या फिर फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो या फिर दोनों के फॉर्म में हो, तो उनको हम हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर्स बोलते हैं। और ये जो फिनोमेना है इसको हम हाइड्रेट और सॉल्वेशन या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब एक एक करके इसमें देखिए, यहाँ पर ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म किन में होता है जिनमें एटलीस्ट वाटर मॉलिक्यूल हो। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाए कि एक आपका नॉन वाटर मॉलिक्यूल दे दिया, नॉन वाटर मॉलिक्यूल वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाए और एक आपको अगर वाटर मॉलिक्यूल वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि विच हैव या विच कैन बी शो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो आपको जो आंसर करना है वो वाटर मॉलिक्यूल वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ही करना है, क्योंकि उसी में पॉसिबिलिटी हो सकती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की। तो यहाँ पर एक एक चीज हम एक एक करके इनको हम जानेंगे, इनके बारे में और किस तरह के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। देखिए एविडेंस अगर मांगा जाता है कि इसमें तीनों में क्या डिफरेंट एविडेंस है जिसके बेस पर आप हाइड्रेट आइसोमर्स इनको तीनों को बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए पहला जो कंपाउंड है, अगर हम इसको H2SO4 से रिएक्ट कराएं, अगर आपको ये वाटर मॉलिक्यूल्स का पता करना है तो यहाँ जब H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जब H2SO4 से हम रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 से, तो यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये निकल कर बाहर नहीं जाएंगे, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं लूज करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इट डज नॉट लूज वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद, अगर इसको हम H2SO4 से ट्रीट करते हैं और H2SO4 जो है वो कैसा होना चाहिए, विद कंसंट्रेट H2SO4, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 में ही डिहाइड्रेशन पावर होती है, किसी भी दूसरे कंपाउंड को डिहाइड्रेट करने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। और अगर इसको हम AgNO3 से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 मोल देगा AgCl के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट गिव्स
3 mole of AgCl when treated with, अगर हम इसको AgNO3 से ट्रीट करें, ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से अगर इसको हम ट्रीट करते हैं 3 मोल देता है Cl के, AgCl के, ठीक है, क्योंकि AgNO3 जो होता है वो Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन से रिएक्शन करके AgCl देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट उसका बनता है। तो यहाँ पर जो आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट है उससे भी ये क्लियर होता है कि यहाँ जो H2O आपके हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, एज लिगेंड हैं। अब इसमें अगर आएंगे तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर एक बाहर दिया हुआ H2O मॉलिक्यूल वो क्या होगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 कंज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें हम लिख सकते हैं इट गिव्स 1 मोल ऑफ, या फिर इट लूज 1 मोल ऑफ, इसको इट लूज लिखें ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से वही चला रहा है। इट लूज 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हम ट्रीट करेंगे तो ये क्या होगा, ट्रीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 में डिहाइड्रेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद AgNO3 से अगर इसको हम ट्रीट करेंगे तो देख सकते हैं जो आयनिक स्फीयर है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, इसमें केवल 2 आपके Cl आयंस हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट गिव्स 2 मोल, क्योंकि यहां पर केवल 2 ही मोल हैं, 2 मोल्स ऑफ AgCl, ठीक है, विद AgNO3। अगर AgNO3 से इसको हम ट्रीट करेंगे तो ये 2 मोल देगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही Cl या 2 ही क्लोराइड आयन होंगे, यहाँ पर 3 थे इसलिए यहाँ पर 3 मोल दे रहा था। इसके साथ जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका है ये कितने मॉलिक्यूल देगा वाटर के, ये 2 मॉलिक्यूल देगा, यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल वाटर के लूज करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इट लूज 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, मॉलिक्यूल्स विथ concentrate H2SO4, ठीक है। और AgCl की अगर हम बात करें, सॉरी AgNO3 से अगर ट्रीट करेंगे तो केवल 1 ही मोल देगा। ये यहां लिख सकते हैं इट गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl विद AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। AgNO3 से जब इसको हम ट्रीट करेंगे तो ये केवल 1 ही मोल देगा। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें जो है हमने इसमें से कुछ चीजें हमने बिल्कुल सेम वे में वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जब हमने आपको डिस्कस की थी तो वहां भी आपको बताया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं कि ये आपका कंपाउंड है, कितने मोल AgCl के देगा, कंसंट्रेट H2SO4 से अगर हम रिएक्ट कराएं तो कितने मोल वाटर के देगा। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और साथ में आप जो पढ़ रहे हैं उसे भी ध्यान रखिएगा। हम पढ़ रहे हैं इस समय आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और उसमें जो आपका फर्स्ट काइंड है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसका हम सेकेंड पार्ट हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म स्टडी कर रहे हैं। तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट। देखिए नेक्स्ट आपकी जो आइसोमेरिज्म है जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, एक आपकी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है जो कि थर्ड आइसोमेरिज्म है, और एक आपकी लास्ट जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। इनको हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इतना ही।